दिवंगत ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि की अर्पित। एलपीजी की किल्लत पर रेखा आर्य का बड़ा बयान, बोली पर्याप्त है गैस का स्टॉक। अल्मोड़ा में 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स की अनिश्चित हड़ताल 10वें दिन भी जारी। चारधाम यात्रा में हेली सेवा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने खड़े किए गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में दिवंगत ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद घड़ी में सीएम ने परिवार को सांत्वना दी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी भी जारी की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ब्रिगेडियर जोशी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में एलपीजी की किल्लत की खबरों के बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्थिति साफ कर दी है। देहरादून में समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गैस का पर्याप्त स्टॉक है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। हमारे यहाँ घरेलू गैस के जो कनेक्शंस हैं वो लगभग 35,55,559 हैं और हमारे जो व्यावसायिक गैस कनेक्शंस हैं वो 60,976 करीब हमारे गैस कनेक्शन है। तीनों को आईओसी, बीपीसी और एचपीसी के द्वारा जो है आच्छादित है और तीनों में से जो है यदि हम 30 मार्च तक में राज्य के पास में स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे पास में 80,861 हमारे पास में घरेलू गैस का स्टॉक है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर का स्टॉक जो है वो 12,146 है और मैं समझती हूँ कि अभी तक में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे भारत सरकार की जो एसओपी जारी की गई है उस एसओपी में जो 25 दिन और 45 दिन का जो विषय रखा गया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का, उसका अनुपालन हो रहा है। रुड़की में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ चेरप जैन के कैंप कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान चेरप जैन ने कहा कि हरिद्वार जिले को दो कैबिनेट मंत्री मिलना सौभाग्य की बात है, जिससे विकास कार्यों में और तेजी आएगी। मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के नहीं पूरे उत्तराखंड के इतने कद्दावर नेता यहाँ मेरे कार्यालय पर आए, मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके जो उनका टेन्योर बचा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब उनको नया ये दायित्व मिला है, इस दायित्व को पूरी ईमानदारी से और बहुत मजबूती से इसका निर्वहन करेंगे। मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले बहुत ज़्यादा सम्मान मिला, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा चेरप जैन जी का। और ये मेरठ में ऑर्गेनाइज हुई थी इंडिया कॉम्पिटिस मिक्स मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप नेशनल था, जिसमें मैंने वेल्टर वेट 77 kg में पार्टिसिपेट किया और मेरा गोल्ड आया उसमें। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और निर्दलीय पृष्ठभूमि के करीब 6 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस बड़े उलटफेर पर रुड़की से विधायक और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने पलटवार किया है। बत्रा ने कहा कि लोकतंत्र में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारा लक्ष्य साफ है। तो ये सभी चलता रहता है, आना जाना। समझता हूँ कि जिसका जहाँ मन कर रहा है वो जा रहा है और 2027 का लक्ष्य हमारा निर्धारित है। 2027 बीजेपी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कहेंगे लोगों का काम है, क्या नाम कहते हैं। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं, क्योंकि अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही और अब लोनीवी सिंचाई और ऊर्जा निगम के बाद जल संस्थान के इंजीनियर्स भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। बता दें, महासंघ ने चेतावनी दी है कि जब तक ठोस निर्णय नहीं होता काम शुरू नहीं होगा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के क्रांतिकारी कारिणी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे 10वें दिन के हड़ताल कार्यक्रम पे हैं। आज 10वां दिन हो गया है, परंतु सरकार द्वारा जो हमारी 2 महीने से जो मांग पत्र हमने सरकार को दिया था उस पर अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे हमारे सदस्यों में बहुत आक्रोश है। और आज से हमारे बीच जल संस्थान और पेयजल निगम और ऊर्जा विभाग भी जुड़े हुए हैं और इसके आप सरकार अगर अभी हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम सरकार को देखने पड़ेंगे। हमारी मांग है, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ की 27 मांगों को लेकर यहाँ पर धरना कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आज धरने कार्यक्रम का 10वां दिन है। अभी तक केवल अन्य विभाग पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरईएस, जाते आज से जल संस्थान, पेयजल निगम और जल संस्थान भी आंदोलन पर आ चुके हैं।
क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारी मांगों को जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक धरना कार्यक्रम करेंगे तथा आगे की कार्य जो भी रणनीति अपनाई महासंघ द्वारा जो भी आह्वान किया जाएगा उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। और इससे कार्यक्रम से प्रभावित पेयजल निगम जल संस्थान द्वारा जनता को भी इससे भी अगर यदि कोई परेशानी रहती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं सरकार रहेगी। चारधाम यात्रा 2026 के आगाज से पहले धर्मनगरी हरिद्वार को चमकाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज यानी 1 अप्रैल से जनपद में एक बड़ा स्वच्छता अभियान का शंखनाद किया गया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बैठक कर 37 विभागों के अधिकारियों को नोडल अफसर तैयार किए हैं। ये हमारा बृहद स्वच्छता अभियान पिछले वर्ष नवंबर से लगातार चल रहा है, जिसका एक चरण हमारा पूरा हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्राएं आने वाली हैं और इस संबंध में हमें फिर से तैयारियां करनी है। खासतौर से चूँकि हरिद्वार हमारा प्रवेश द्वार है, यहाँ से जो फीडबैक मिलता है यात्रियों को उससे एक अच्छा इंप्रेशन स्टेट का पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी एक अच्छी इमेज बनती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस बार हम जो भी चारधाम यात्रा शुरुआत के पहले हम अपने जनपद को, अपने शहर को साफ सुथरा रखें और एक अच्छा संदेश दे सकें। इसमें हमने एक तो विभागों के सारे उसको लिया हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें नहर पटरी जो सिंचाई विभाग को देख रहा है, PWD है, NH है, RWD की जो रोड है, PMGSY की जो रोड है, तो सारी रोड्स को पहले फोकस किया गया है। इसके साथ साथ नहर पटरी को फोकस किया गया है। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से फोकस कर रहे हैं, रेल पटरी और हमारे जो बस स्टॉप है, इस तरह से धार्मिक स्थलों को हम पर्यटन विभाग के माध्यम से फोकस कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जहाँ जहाँ पर यात्रियों के जाने की संभावना रहती है, जहाँ जहाँ लोग विजिट करते हैं, उनको प्राथमिकता ले रहे हैं और बाकी क्षेत्र भी हमारी उसमें प्राथमिकता में रहेंगे, जिसको हम कवर करेंगे। चारधाम यात्रा 2026 के आगाज से पहले हेली सेवाओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक और 10 अप्रैल से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू होने की संभावनाएं हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हवा में टेम्पो की तरह उड़ान भरते हैं। उन्होंने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की वजह से हादसों का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार कोई सख्त नियम लागू नहीं कर रही। पहली बार आपने देखा कि कितनी सारी जो है घटनाएं हुई हैं हेलीकॉप्टर को लेकर के और कितने लोगों की मृत्यु भी हुई है। उसके बाद कई बार कई नियम जो है निकाले गए, लेकिन उनको ताक पे रखने का कार्य किया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंगल एक हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है, हम जो जिस तरीके का वेदर है, उसमें आप सिंगल इंजन का जो अगर हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये धामी जी के राज में हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले टेम्पो हैं, जो एक तरफ जाते हैं दोबारा चलते हैं, दूसरे जाते हैं दोबारा चलते हैं। ना कोई इनकी मेंटेनेंस चेक होती है, ना कोई इनकी सिक्योरिटी चेक होती है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो सरकार से निवेदन के तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं हम लोग कि भाई जो श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे अपने लोग हैं, प्रदेश के लोग जाते हैं हमारे अपने लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। तो नियमों का खास ख्याल रखा जाए, हेलीकॉप्टर की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो चल के नहीं जा पाते हैं। और जो प्राइस कंट्रोल है वो भी सरकार के हाथ में है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लालकुआं के तरई पूर्व वन प्रभाग में वन विभाग की एसओजी टीम ने बेशकीमती सागौन की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर 21 सागौन के लट्ठों से लदे एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तस्करी में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डीएफओ हिमांशु बगनी ने साफ कर दिया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और यदि कोई वनकर्मी दोषी पाया गया तो उस पर भी गाज गिरना तय है। रात में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कतिपय हमारे जो क्षेत्र हैं डोली रेंज का, उसके आसपास कुछ लोग लकड़ी काट के निकालने की फिराक में हैं। सूचना प्राप्त होते ही हमारी जो डिवीजन की सुरक्षा दल है और अन्य टीम में उनको सतर्क कर दिया गया था, उनको जो संवेदनशील स्थानों वहाँ बैठा दिया गया था। तो उसी दौरान रात में एक पिकअप वाहनों के सागौन के लट्ठों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसमें कि वाहन को सीज कर लिया गया, लकड़ी भी जब्त कर ली गई है। ड्राइवर जो था वो जब गाड़ी पकड़ी गई तो पता चला वो भाग गया है। तो अभी वाहन के मालिक को ढूंढा जा रहा है और इसमें फर्दर जांच की जा रही है कि लकड़ी जो आई थी इसका सोर्स कहाँ था, किस क्षेत्र से आया था और ये जा कहाँ रही थी, इसमें कौन कौन इसमें तस्कर थे, इन्वॉल्व थे, उसकी भी जांच चल रही है। तो जल्द ही इसमें जांच करने के उपरांत जो भी तस्कर होंगे, वाहन स्वामी होगा, उसके विरुद्ध जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसमें आपके लगभग 12 लट्ठे हैं
और कीमत का कोई ऐसा अनुमान नहीं बताया जा सकता है। लालकुआं के पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र का आगाज एक शानदार सौगात के साथ हुआ। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने विद्यालय को 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले नए कक्षों और शौचालयों के निर्माण का तोहफा दिया है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक ने साफ कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों जैसी हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। आज अपने नए शिक्षा सत्र 2026-27 का प्रथम दिवस भी है और आज के दिन हमने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं में 1 करोड़ से भी अधिक की लागत से कक्षों के निर्माण और 2 शौचालयों के, जिसमें एक इसी स्कूल में बनना है और एक बगल वाले स्कूल में बनना है, इन 2 शौचालयों का भी आज शिलान्यास हमने किया है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी महानगरों के बच्चों के समान प्राइवेट स्कूलों के समान सुविधाएं मिलें, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस विद्यालय में चूँकि अभी पीएमसी इंटर कॉलेज लालकुआं हो गया तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए भविष्य में भी जब जहाँ आवश्यकता होगी हम लोग अन्य कक्षों से लेकर स्मार्ट क्लासेस से लेकर साइंस इक्विपमेंट से लेकर बुक से लेकर सभी सुविधाएं अपने बच्चों को देंगे, ताकि हमारे बच्चे आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में महानगरों के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और निःशुल्क पुस्तकों से लेकर सारी सुविधाएं हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों को उपलब्ध करा रही है। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका परिषद में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विकास का रोड मैप तैयार हो गया है, जहां अध्यक्ष राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2026 से 27 के लिए 47 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। इस बैठक में जनहित से जुड़े कुल 241 प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। एजेंडे तो आज 3-4 ही थे और प्रस्ताव लगभग 250 के करीब थे, तो सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से निर्माण के पास हुए। मुख्य जो एजेंडा था वो नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट पास कराना था, तो सभी सभासदों ने सर्वसम्मति से नए वित्तीय वर्ष के बजट को स्वीकृति दी है। सारे प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुए हैं। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई, स्वच्छता और निर्माण, पथ प्रकाश, इन सब विषयों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। सभासदों ने अपने अपने क्षेत्र के जो भी मुद्दे थे उनको रखा और उनके निराकरण के लिए सब प्रस्ताव रखे और उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर शीघ्र से शीघ्र वो कार्य को किया जाए, ऐसा तय हुआ। अल्मोड़ा के प्रमुख गोविंद बल्लभ पंत पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होने के बाद आज इसका भव्य शुभारंभ कर दिया गया है। लंबे समय से इस पार्क के नवीनीकरण की मांग हो रही थी, जो अब पूरी हो गई है। देखिए, आज गोविंद बल्लभ पंत पार्क का शुभारंभ हमारे नगर निगम के महापौर श्रीमान अजय वर्मा जी द्वारा किया गया और नगर निगम के द्वारा और नैनीताल बैंक अल्मोड़ा के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें टाइल का निर्माण किया गया, कई चीज़ों का निर्माण किया गया है। मैं अपने अल्मोड़ा वासियों की तरफ से नैनीताल बैंक का बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको, क्योंकि उनके द्वारा एक अच्छा सराहनीय कार्य यहाँ पे किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये नगर निगम की ओर से बहुत लंबे समय से अपना गोविंद बल्लभ पंत पार्क, जीबी पंत पार्क जो अपना है, ये नगर निगम की ओर से यहाँ पर को तैयार है और ये काफ़ी ऐतिहासिक पार्क है। और अभी जैसा कि हमारे को नैनीताल बैंक ने सहयोग किया इस पार्क के लिए, हम उनका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें, जो अल्मोड़ा के अंदर जितने भी पार्क हैं उसमें आपका सहयोग रहेगा, जिससे हम पार्क का अच्छा सौंदर्यीकरण कर सके और यहाँ पर को आने वाला पर्यटक और यहाँ के अपने बुद्धिजीवी समाज और देखी समाज यहाँ पर को आकर के कुछ आनंद ले सकें और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने अल्मोड़ा नगर के लिए अच्छा विचार कर सके, ताकि अल्मोड़ा नगर हमारा प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका ने हमें ये मौका दिया और माननीय महापौर जी ने आज यहाँ के हमें सहयोग दिया। CSR एक्टिविटीज के तहत नैनीताल बैंक बहुत सारे कार्य कर रहा है, उसी की कड़ी में हमने इस पार्क का, ऐतिहासिक पार्क का सौंदर्यीकरण किया CSR एक्टिविटी 25-26 में, जिसका आज हमें मौका मिला लोकार्पण करने का। नैनीताल बैंक काफी CSR एक्टिविटीज कर रहा है। जैसे 2 महीने पहले हमने यहाँ का बैडमिंटन टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर किया था। हेल्थ एक्टिविटीज में भी नैनीताल बैंक उत्तराखंड में बहुत काम कर रहा है और हम आगे भी करते रहेंगे। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक पार्क का हमें सौंदर्यीकरण करने का मौका मिला
जो हमने ये ओन किया है और ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की एक्टिविटीज हम करते रहेंगे। अब नगर पालिका, नगर निगम, नगर आयुक्त, महापौर जी और उनकी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि नैनीताल में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों पर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इस बार 1350 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी फौज तैनात की गई है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के विशेष डॉक्टर भी शामिल होंगे। देखिए, अभी चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है 19 तारीख से, और स्पेशली जो हम लोगों के जो हर साल की तरह जैसे तैयारी हमारी होती है, वो तैयारी हमारी चल रही है और काफ़ी कुछ हो चुकी है। तो डॉक्टर्स जो हमारे टोटल डॉक्टर्स हमारे लगते हैं, ये ट्रांजिट और हमारे जो है चारधाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम डॉक्टर एंड पैरामेडिकल जो है वो लगभग हमारे 1350 करीब लगते हैं। तो वो ड्यूटी हमारी लग चुकी हैं और विशेषज्ञों की भी हम लोगों ने लगा दी है। स्पेशली जो है मेडिकल कॉलेज वालों ने भी हमें सपोर्ट किया इस बार, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और दूसरी चीज़ हमारी जो जितने MRPs हैं, हमारी टोटल जो MRP 25 हमारी चारधाम में रहती हैं, तो वो भी हमारे कहाँ कहाँ लगने हैं, जैसे लास्ट ईयर लगे थे उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारियाँ हैं। और साथ में जो है हमारे जो ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स की है वो भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चल रही है और यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स की हम ट्रेनिंग दिलाते हैं 26 बैच में करीब। वो ट्रेनिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है और इस तरह से हमारी मतलब यात्रा में लगभग तैयारी चली गई। रामनगर के कानिया चौराहे पर मंगलवार की शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 19 वर्षीय युवक अमित की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह मान रही है। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 8:15 बजे करीब हमारे पास सूचना आई थी कि शावलदे के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें कुल मिलाकर 4 लोग थे, जिनके नाम है एक उमेश, भास्कर, पंकज और अमित थे। जिसमें उमेश का हमने ट्रीटमेंट में देखा कि जो उसकी उल्टी टांग है उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग और पेन था, लगभग हड्डी टूटी लग रही थी। दूसरा पेशेंट एक पंकज था जो हेड इंजरी का पेशेंट था। तीसरा पेशेंट भास्कर था जिसका उल्टा नीचे का पैर जो था पूरी क्रश इंजरी हो रखी थी, उसमें हड्डी भी दिख रही थी हमको। एक पेशेंट अमित आया था जो मृत अवस्था में आया था। इन चारों पेशेंटों को हमने देखा भली बात ही, जिसमें से मृत अवस्था वाले पेशेंट की हमने ECG वगैरह की, जो प्लेन सीधी लाइन आई जिसमें उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। और जो 3 पेशेंट थे जिसमें उमेश, पंकज और भास्कर, उनको हमने जल्दी से जल्दी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उन्हें हायर सेंटर सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया गया। हरिद्वार की श्यामपुर वन रेंज में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। यहां रसूलपुर और पोलीपड़ाव गांव के सैकड़ों लोगों ने रेंज ऑफिसर पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि वनकर्मी जंगली जानवरों की सुरक्षा के नाम पर गांव के आम रास्तों को बंद कर रहे हैं और विरोध करने पर मारपीट और उत्पीड़न किया जा रहा है। रास्तों पर पाबंदी से स्कूली बच्चों को और आम लोगों को आवाजाही में तकलीफ हो रही है। हालांकि वन विभाग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी तरह के उत्पीड़न या प्रतिबंध की बात से इनकार किया है। वन विभाग के द्वारा जो निरंतर ग्रामीणों का शोषण प्रताड़ना की जा रही है, उसके फलस्वरूप आज हमें अपनी मातृशक्ति के साथ, अपनी दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ, यहाँ की सम्मानित जनता के साथ यहाँ रेंज श्यामपुर के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा निरंतर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। गांव वाले उस जो कि हमारे दादाओं परदादाओं के समय का जो रास्ता है मिट्टी बेरी, जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज को भी जोड़ता है, उस रास्ते से भी हमारा आना जाना बंद कर दिया गया है। हमारे बच्चे, हमारे जो बालक हैं, स्कूल की दूरी ज़्यादा है, लालढांग या गेंडी खाता जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे रास्तों से भी बाधित कर दिया जाता है। ये वन विभाग की खुलेआम गुंडागर्दी है, तानाशाही है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांगे हैं कि भाई 4-5 मांगे हैं जिसको लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये ऐसा मेरी कोई जानकारी में, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उस समय ही तत्काल रूप से मतलब उसका मेडिकल करवा के मतलब FIR वगैरह की मतलब की जाती तो वो ज़्यादा उचित रहता उस समय। ये पुरानी घटना है जो कि आज ही मेरे संज्ञान में आ रही है। मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई घटना नहीं थी। कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आम जनमानस के लिए वो हमेशा खुला रहेगा। रुड़की के मंगलौर में मंगलवार देर रात पीरपुर अंडरपास के पास एक अनियंत्रित कैप्सूल ट्रक ने बाइक सवार 3 किशोरों को रौंद दिया।
टक्कर इतनी भीषण थी कि 16 वर्षीय अयान और 17 वर्षीय रकीब की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी साकिब जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। देखिए, ये थाना मंगलौर क्षेत्र का मामला है। हाईवे का अंडर कट था, उससे शायद ये बाइक में सवार 3 जो बच्चे थे, ये कहीं एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये ब्रेक नहीं लगा पाए या जो मेन सर्विस लेन पे जो गाड़ी चली थी उसको नहीं देख पाए, तो एक बड़े ट्रॉले से की चपेट में आ गई, जिसमें 2 लोगों की स्पॉट पे डेथ हो गई और बाकी आगे जो लीगल कार्रवाई आगे की जा रही है। दुर्घटना क्या हुई, क्यों हुई, और जो ड्राइवर था बड़ी गाड़ी का वो कौन किया, उस पर हम एक बार जाँच कर बताया जा रहा है। अब आरोप वही है कि लापरवाही, एक बार पूरा हम उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद तब आगे चीजें क्लियर हो पाएंगी। अभी फरार है, हम काम कर रहे हैं, मुकदमा जरूर लिखेंगे। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।